Hello, future global managers and leaders. Welcome to today's Explainer. मैं हूं आपका प्रोफेसर शर्मा और आज हम एक एब्सोल्युटली क्रिटिकल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में लिटरली हर बार आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस रेगुलेशंस। ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक परफेक्ट हाई लेवल स्टडी गाइड बनने वाला है। हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को इंग्लिश में देखेंगे एग्जैक्टली जैसे आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आसान कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में होगी। हम इंडियन मार्केट और एनएसई लिस्टेड कंपनीज के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यूज करेंगे ताकि आप इसे इजीली रिलेट कर सकें। तो चलिए बिना किसी डिले के लेट्स डाइव राइट इन। So here is our agenda. We have 1. Concept and definition, 2. Fundamental objectives, 3. Core categories, 4. Marketing implications and 5. Risk strategies. ये 5 points आपके exam answer का ultimate blueprint है। Alright, let's jump right into Section 1, Concept and Definition. आखिर business regulations होते क्या हैं? So focus on the word mandatory here. ये rules कोई मेरे suggestions नहीं हैं. They are compulsory. Business regulations एक legally binding environment create करते हैं। चाहे आप एक छोटा tech startup रन कर रहे हो या फिर Reliance Industries और TCS जैसी massive NSE listed multinational companies, no way. You can escape them. Local, national और global levels पर आपको इन mandatory systems को follow करना ही पड़ता है। ये लॉज डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी कैसे फॉर्म होगी, डेली ऑपरेशंस कैसे चलेंगे और आप मार्केट में अपने कस्टमर्स के साथ कैसे डील करेंगे। फॉर इंस्टेंस, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो रूल्स हैं, यू लिटरली हैव टू फॉलो देम टू स्टे इन बिजनेस। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट्स आखिर आके बिजनेस के बीच में क्यों इंटरफेयर करती हैं? एग्जाम के लिए ना इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को अपनी पिलर्स मान लीजिए। पहला है मार्केट इक्विलिब्रियम। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई जैसी बॉडीज इंश्योर करती हैं कि मार्केट में मोनोपोलीज ना बने, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, राइट? दूसरा है स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन, जहां कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयज को किसी भी एक्सप्लॉयटेशन या फ्रॉड से बचाया जाता है। तीसरा पिलर है सिस्टेमिक स्टेबिलिटी। सोचिए, अगर पूरा बैंकिंग सेक्टर ही कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा? आरबीआई जैसी बॉडीज फाइनेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करती हैं ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे। और चौथा, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, जहां पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को हैवी पेनाल्टीज लगाई जाती हैं ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सेफ रहें। अगर आपको अपने आंसर में एक्स्ट्रा एज चाहिए तो ये कोड जरूर यूज कीजिएगा। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि बिजनेस रेगुलेशंस का अल्टीमेट गोल एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करना है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट बिल्कुल जरूरी है, फॉर श्योर, बट वो प्रॉफिट सोसाइटी के वेलफेयर या देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्क में डालकर नहीं आना चाहिए। Okay, now let's hit the main battlefield. Section 3, Core categories of global business regulations. टोटल 6 कैटेगरीज है जो हर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर को टिप्स पर याद होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद कैटेगरी ए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एडवर्टाइजिंग से डील करती है। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स को पेड पार्टनरशिप का टैग लगाना पड़ता है। वेल, ये ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग का डायरेक्ट रिजल्ट है। आप फॉल्स क्लेम्स नहीं कर सकते। फिर आते हैं डिस्क्लोजर मैंडेट्स, जैसे आपके फेवरेट स्नैक्स के पैकेट्स पर इंग्रेडिएंट्स और एक्सपायरी डेट क्लियरली लिखी होनी चाहिए। और तीसरा, प्राइसिंग लॉज। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं कर सकते। कंपटीशन खत्म करने के लिए कॉस्ट से भी कम दाम पर सामान बेचना कंप्लीटली इलीगल है। Next up is Category B, Data Privacy and Information Security. Digital economy में honestly ये सबसे heavily scrutinized area है। Think about Europe's GDPR या इंडिया का नया DPDP Act. यहाँ data sovereignty और explicit consent absolutely crucial हैं। बिना कस्टमर के क्लियर येस के आप उनका डेटा ट्रैक नहीं कर सकते। और अगर बाय चांस आपकी कंपनी से डेटा लीक होता है तो मैंडेटरी ब्रीच नोटिफिकेशन लॉज के अंडर आपको अथॉरिटीज और पब्लिक को तुरंत बताना पड़ेगा। एक सिंगल डेटा लीक से करोड़ों रुपए की पेनल्टी लग सकती है। Now category C is competition and antitrust laws. यहाँ 2 टर्म्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। मर्जर कंट्रोल का मतलब है जब 2 मैसिव कंपनीज मर्ज होती हैं, जैसे इंडिया में रीसेंट मीडिया मर्जर्स हुए हैं, तो रेगुलेटर्स चेक करते हैं कि कहीं मार्केट में उनकी मोनोपोली तो नहीं बन जाएगी। ऑन द फ्लिप साइड, कोल्यूशन इज कंप्लीटली लीगल। अगर एनएसई लिस्टेड सीमेंट या स्टील कंपनीज एक बंद कमरे में सीक्रेटली डिसाइड करें कि हे लेट्स कीप प्राइसेस हाई फॉर एवरीवन, तो इसको प्राइस फिक्सिंग कहते हैं और इसके लिए लिटरली सिवियर क्रिमिनल पेनल्टीज होती हैं। मूविंग टू कैटेगरी डी, इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस। अगर आप अपना बिजनेस ग्लोबली एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं तो टैरिफ्स, ड्यूटीज और इंपोर्ट कोटास की नॉलेज होना मस्ट है। इसके अलावा एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी होते हैं। आप कोई सेंसिटिव डिफेंस सॉफ्टवेयर किसी रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन नेशन को ऐसे ही सेल नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंटी ब्राइबरी एंड करप्शन लॉज।
ग्लोबल बिजनेस हासिल करने के लिए किसी फॉरेन ऑफिशियल को ब्राइब करना, वेल दैट्स अ वन वे टिकट टू जेल, नो मैटर आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। Then we have category E, ESG regulations. Actually, scratch that. It's not just a hot topic. It's an absolute necessity in boardrooms right now. सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट लिमिट करना ही काफी नहीं है। सप्लाई चेन ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि आपको रिजिडली प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके रॉ मटेरियल्स वहां से नहीं आ रहे जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशंस या चाइल्ड लेबर हो। और हाँ, ग्रीन वॉशिंग से बचिए। अगर आपका प्रोडक्ट एक्चुअली इको फ्रेंडली नहीं है बट मार्केटिंग में आप उसको ग्रीन क्लेम कर रहे हैं तो रेगुलेटर्स आप पर मैसिव फाइन्स लगा देंगे। एंड फाइनली कैटेगरी F, एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कप्लेस रेगुलेशंस। एक बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के बिना जीरो है, राइट? यहां लेबर स्टैंडर्ड्स मिनिमम वेजेस और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स मैंडेट करते हैं। वर्कप्लेस सेफ्टी लॉज इंश्योर करते हैं कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट मिले। और एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स का ध्यान रखना इज अ मस्ट। हायरिंग और प्रमोशंस में रेस, जेंडर या एज के बेसिस पर कोई बायस नहीं होना चाहिए। यह किसी भी ग्लोबल एंटरप्राइज का सबसे बेसिक फाउंडेशन है। Let's pivot a bit to Section 4, Implications for Global Marketing Management. इन सभी लीगल फ्रेमवर्क्स का आपके मार्केटिंग प्लान्स पर क्या असर पड़ता है? अब सोचिए, आप एक ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर हैं। ये मैट्रिक्स देखिए, ये लॉज डायरेक्टली आपके क्लासिक 4Ps को कंस्ट्रेन करते हैं। प्रोडक्ट को देखें तो डिफरेंट कंट्रीज में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग होने की वजह से आपको फॉर्मुलेशन या इंग्रेडिएंट्स चेंज करने पड़ सकते हैं। प्राइस में आप एक यूनिवर्सल ग्लोबल प्राइस सेट नहीं कर सकते क्योंकि लोकल टैरिफ्स और वैट हमेशा वेरी करेंगे। प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन टोटली डिपेंड करता है क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स और इंपोर्ट लिमिट्स पर। और प्रमोशन को हमेशा वहां के लोकल कल्चर और एडवर्टाइजिंग लॉज के हिसाब से कस्टमाइज करना ही पड़ता है। इट्स लाइक अ जायंट पजल। Which brings us to our final section, Section 5, Risk Management Strategies for Regulatory Compliance. रूल्स तो सेट हो गए, बट एज अ स्मार्ट मैनेजर आप खुद को इन मैसिव फाइन्स और रेपुटेशनल डैमेज से कैसे बचाएंगे? यहां 3 सॉलिड डिफेंसिव स्टेप्स हैं। नंबर 1, रेगुलेटरी इंटेलिजेंस। आपको हमेशा ग्लोबल लॉज को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। नंबर 2, लोकलाइजेशन पार्टनरशिप्स। जब भी आप किसी नए फॉरेन मार्केट में एंटर करें, लोकल लॉयर्स और कंप्लायंस ऑफिसर्स को हायर करें। उन्हें वहां के कल्चर और ओपेक रूल्स बेटर पता होते हैं। एंड नंबर 3, इंटरनल ऑडिटिंग। रेगुलेटर्स के आने से पहले खुद अपने डेटा प्रैक्टिसेस, वेंडर्स और कैंपेन्स का इंडिपेंडेंट असेसमेंट जरूर करें। और अब आती है एक अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी, जिसे हम स्टैंडर्डाइजिंग टू द स्ट्रिक्टेस्ट बेसलाइन कहते हैं। देखिए, हर देश के अलग अलग रूल्स फॉलो करने में बहुत टाइम, पैसा और एनर्जी वेस्ट होती है। तो स्मार्ट मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं? वो देखती हैं कि दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट लॉ कहाँ का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरोप के डेटा प्राइवेसी लॉज सबसे स्ट्रिक्ट हैं, तो वो उसी स्टैंडर्ड को यूनिवर्सली अपने पूरे ग्लोबल ऑपरेशंस पर अप्लाई कर देती हैं। इस ट्रिक से रेगुलेटरी रिस्क और ऑपरेशनल हेडेक दोनों इमीडिएटली मिनिमाइज हो जाते हैं। सो यहाँ हमारा एक्सप्लेनर रैप अप होता है, बट मैं आपको इस एक इंपॉर्टेंट थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एज फ्यूचर मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स और एंटरप्रेन्योर्स, आपको सिर्फ आज के लॉज नहीं पता होने चाहिए, बल्कि आपको कर के रेगुलेटरी शिफ्ट्स के लिए भी टोटली रेडी रहना चाहिए। जब आप एग्जाम में लिखें, ऑलवेज मेंटेन दिस फ्लो। पहले कॉन्सेप्ट, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर वो 6 कैटेगरीज, उसके बाद मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस और लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनर आपको कॉन्सेप्ट्स इजीली समझने में काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, एंड आई विल सी यू in the next explainer.